अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान महर रशीद। मौजूद हूँ मैं इस वक्त वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट में, जो कि CSS के स्टूडेंट्स को डील करती है। जी हाँ, क्यों होते हो परेशान जब हम हैं आपके मेज़बान। तो आपने जुड़े रहना है हमारी इस वीडियो के साथ। हम आपको कैंपस का विज़िट कराते हैं, तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट की एकेडमिक हेड, जिनका नाम है मैम फ़ाखरा फ़ारूक। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं CSS के हवाले से वो तमाम तर सवालात, वो तमाम तर मसाइल जिनका CSS के स्टूडेंट्स जो हैं वो शिकार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि CSS को इतना मुश्किल क्यों तस्वर किया जाता है? देखिए, CSS से रिलेटिव जो है ना, लोगों के दिमाग में बहुत सारी ऐसी गलत मिसकंसेप्शंस हैं जो कि एज सच एग्जिस्ट नहीं करती। अब जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद सिर्फ वही लोग CSS के अंदर आ सकते हैं जिनका कोई एक स्पेसिफिक जो है एकेडमिक बैकग्राउंड है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन CSS इज़ ऑल अबाउट योर एफर्ट, कि आप कितनी मेहनत करते हैं, और अगर आप प्रॉपर एफर्ट उसमें डालते हैं तो फिर डूइंग CSS इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आप बड़ी आसानी से CSS को किया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर ये मसला ये होता है कि बच्चों के पास गाइडेंस नहीं होती, उनको बताने वाला कोई नहीं होता। हर बच्चे के मसले अपने होते हैं, और वो जिसके पास जाते हैं वो उनको एक नया तरीका बताते हैं कि आपने इस तरह से CSS को करना है। अब अगर एक बच्चे के पास तकरीबन 50 या 60 पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे तो वो फिर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैंने इनमें से फ़ॉलो किसको करना है। सो द थिंग इज़ कि आपको अगर गाइडेंस प्रॉपर्ली मिल जाए और आपको ये पता चल जाए कि हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो फिर CSS कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैम, CSS को करने का मकसद क्या होता है? हमारी सोसाइटी में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसके अंदर एक बड़ा कॉमन सा एक नोशन है कि हमारे यहाँ पे क्लास और स्टेटस इज़ समथिंग जिसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाता है। हर एक ये चाहता है कि माशरे के अंदर हमारा जो एक मुकाम है वो इस तरह का हो कि हमारे पास पावर भी हो और हम रिकग्नाइज भी हों। और उस एक चीज़ के लिए हमारे पास जितने भी बाकी केडर्स हैं, स्पेशलाइज्ड बच्चे जितने भी हमारे पास आते हैं फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स, बिज़नेस के बैकग्राउंड से, उन सब बच्चों की ग्रीवेंस पहली तो ये होती है कि जॉब मार्केट के अंदर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और नेचुरली दूसरी चीज़ ये है कि जब आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आते हैं तो वहाँ पे इंसेंटिव्स भी इसके उतने ज़्यादा हैं। इंसेंटिव्स के अलावा आपकी जो रिस्पेक्ट है इन द सोसाइटी वो भी उतनी ज़्यादा है। और जब आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही हो, आपको सोशल स्टेचर भी मिल रहा हो, और तो इससे बढ़ के फिर आगे इंसान और क्या चाह सकता है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट CSS करना चाहता है वो किस एजुकेशन बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हो तो वो CSS कर सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसने माइंड सेट कर लिया उसने आगे जाके CSS करना है, तो वो इंटर में कौन सा सब्जेक्ट्स प्रेफर करे? अच्छा, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, मसला ये है कि बहुत सारे लोगों का जब वो CSS के लिए आते हैं हमारे पास, तो उसमें ये होता है कि किसी को पेरेंट्स ने कहा हुआ होता है, अम्मी ने कह दिया कि ज़रूर करें, अब्बू ने कह दिया, फैमिली में कोई CSP हुआ तो उसको देख के इंस्पायर हो गए, किसी की बात सुननी तो कह दिया कि अच्छा अब हमने भी करना है। तो मैंने भी आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारी मिसकंसीव नोशंस हैं CSS को लेके। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि शायद जिन बच्चों का बैकग्राउंड जो है वो सोशल साइंसेस में नहीं होता, वो बच्चे CSS नहीं कर सकते। अब ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस उसमें टॉपर्स की लिस्ट के भी देखें अगर आप, तो उसके अंदर यू विल सी कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इनफैक्ट। सो द फैक्ट इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड वो हो, जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, आपको गाइडेंस कैसी मिली है। ये दो चीज़ें ये ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपका बैकग्राउंड, जैसे आपने कहा कि इंटर में अगर बच्चों ने डिसाइड करना हो, तो उसके लिए ये है कि देखें द नेचर ऑफ़ द एग्ज़ाम वो ओवरऑल इस तरह की है कि आपको CSS के अंदर चीज़ें खुद से लिखना आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू कनेक्ट योर आइडियाज़। अगर आपको अपनी जो आपने 5-6 टॉपिक्स फॉर इंस्टेंस पढ़े हैं और आपको उनको एक दूसरे के साथ रिलेट करना आता है, तो दिस इज़ व्हाट इट डिमांड्स। अगर वो एक एक्सपर्टीज़ आपकी आ जाती है तो देखिए वो तो चीज़ें वो हैं जो मेहनत के ऊपर मबनी है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने बेहतर होंगे। और अगर सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है और मेहनत नहीं करेंगे तो होगा तो तब भी नहीं। अच्छा मैम, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किस तरह से सिलेक्ट किए जा सकते हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हुए बहुत सारे लोग बच्चों को ये कहते हैं कि क्योंकि जब बच्चे जाते हैं तो यूजुअली वो प्रेफर करते हैं कि हम किसी CSP से जाके पूछें जिसका CSS हो गया है और वो हमें बताएंगे। उसके अंदर एक मसला ये आता है कि जिसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बच्चों को कहते हैं कि आप ये सब्जेक्ट रख लें। इसके लिए ज़रूरी ये बात है कि बच्चों को ये पता हो कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी अपनी वीकनेसेस क्या हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रट्टा बहुत अच्छा होता है, वो चीज़ें एक दफ़ा पढ़ते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी होती है, चीज़ें याद हो जाती हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टोटली फोकस्ड होते हैं कि हमें एक चीज़ एक दफ़ा समझ आ जाए, उसके बाद हम खुद से लिखेंगे। तो वो तो मैटर करता है कि उस बच्चे की अपनी कैपेसिटी कितनी है, उसकी बेसिस के ऊपर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए।
मैम आप लोग का जो इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट, ये टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से कराता है? हमारे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इन प्रोग्राम्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है वो हमारा रेगुलर प्रोग्राम है। रेगुलर प्रोग्राम हमारा जो है वो 4.5 मंथ्स का प्रोग्राम है। 4.5 माह के अंदर हम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं और हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, जिसमें पहले 2.5 महीने हमारे पास कंपल्सरीज होते हैं, उसके बाद ऑप्शनल्स होते हैं। इसी तरह से फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि लाहौर से नहीं हैं और वो यहाँ आके पढ़ भी नहीं सकते, यहाँ फिर जॉब्स कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। वो वीकेंड प्रोग्राम है। हमारी क्लासेस सिर्फ सैटरडेज़ और संडेज़ को होती हैं। उसकी भी ड्यूरेशन हमारी 4.5 माह की है। और इसके साथ फिर एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही फार फ्लंग एरिया से हैं और यहाँ आके फ़िज़िकली प्रेजेंट होकर क्लासेस नहीं ले सकते। एंड बिसाइड्स दिस हमारा एक और एडिशनल फ़ीचर है विच इज़ बेसिकली ऑफ द सुपर क्लास। सुपर क्लास का जो फ़ीचर है वो कुछ इस तरह से है कि हम पहले टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स के, उसके बाद वी एडमिट द स्टूडेंट्स इन द क्लास। और उस क्लास की जो नेचर है वहाँ पे टीचर लेक्चर के थ्रू नहीं पढ़ाते, वहाँ पे डिस्कशन बेस्ड पूरी क्लास होती है। ठीक है, तो वो इंटरैक्टिव है इन नेचर। और इस दफ़ा के भी रिज़ल्ट में वी हैड द फर्स्ट, द थर्ड एंड द 10th पोजीशंस फ्रॉम द सुपर क्लास। थैंक यू सो मच मैम। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिस ज़ैन इरशाद जो कि कोऑर्डिनेटर हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कौन से ऐसे मसाइल होते हैं स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर आकर वो काउंसलिंग ले रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि CSS के हवाले से बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स को, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन ऐसी चीज़ है कि जिस पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन में। एक तो ये होता है कि जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड होता है, या फिर दूसरी चीज़ होती है उसका इंटरेस्ट क्या है। दो चीज़ें हम सजेस्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आपको जाना चाहिए या फिर आपको जाना चाहिए आपके बैकग्राउंड के साथ। ठीक है जी, वो डिपेंड करता है। उसके हवाले से मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि अगर आपका से इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है देन यू शुड गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस। अगर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आपका अकाउंटेंसी की फील्ड है तो यू शुड गो फॉर दैट फैमिली। ठीक है ना, इस तरह से डिफरेंस आता है। इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। अच्छा मैम, एक और सवाल आपसे ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा स्टूडेंट जो है वो CSS कर रहा है, दिल बर्दाश्ता हो जाता है एकदम से इतनी मुश्किलात को देखकर, तो वो दिल बर्दाश्ता स्टूडेंट जो है वो आपके पास आता है, तो आप उसकी किस तरह काउंसलिंग करती हैं? देखिए, जो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं सबसे पहले तो हम उनको काम करने की कोशिश करते हैं कि जी CSS कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी से काबू नहीं आएगी, ऐसी बिला कुछ भी नहीं है। CSS जो है उसके लिए आपका पैशन चाहिए। ठीक है, जितने आप पैशनेट होगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से CSS को लेके चल सकोगे। लेकिन जो आपकी डेडिकेशन है टिल द एंड, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपकी डेडिकेशन रहेगी वो जो आपका खौफ है वो ख़त्म होता रहेगा और आपका जो है डर ख़त्म होता रहेगा और आपकी जो उसके साथ लिंक है CSS के साथ वो बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो हमारे पास मौजूद हैं एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट से CSS की गाइडलाइन लेके CSS को पास किया है। हम उनसे जानते हैं कि क्या मसाइल थे जो उन्होंने फ़ेस किए और किस तरह से CSS के जो एनरोल्ड फ़िलहाल स्टूडेंट्स हैं उनको क्या वो मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जब मसाइल की बात आती है तो CSS में आपको 2-3 किस्म के मसाइल आते हैं। सबसे पहले आपको एक पता नहीं होता कि गाइडेंस नहीं होती आपके पास कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। दूसरी सतह पर जब आप उसको पढ़ लेते हैं, उसको रिटेन करना, उसको बाद में इस्तेमाल करना कि उसको जब एग्ज़ाम डे तक आपने जाना है तब तक उसको कैसे अपने पास रखना है या उसको याद करके किस तरह अपने पास आप रख के यूज़ कर सकते हैं, वो एक मसला आता है। और तीसरी सतह पर ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम डे पे जब आपका पेपर हो रहा होता है तो उस टाइम आपने देखना होता है कि कैसे एग्ज़ाम आपका चल रहा है और उसमें आपको जो कुछ आपने पढ़ा है या रिटेन करके रखा हुआ उसको कैसे आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये 3 मराहिल होते हैं। इसी में फिर मसले आते हैं। इसी में आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। सर फिलहाल अब आप बताइएगा कि डेसिग्नेशन क्या है CSS को क्लियर आउट करने के बाद?
CSS के ऑब्वियसली क्लियर करने के बाद हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं. आई हैव बीन एलोकेटेड टू इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, जिसमें हमारा असिस्टेंट कमिश्नर स्टार्टिंग डेजिग्नेशन असिस्टेंट कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर IRS, और इसी तरह बाकी पुलिस में ऑब्वियसली डिफरेंट ग्रुप्स में ASP होता है आपके पास, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी असिस्टेंट कमिश्नर होता है, कस्टम्स में AC कस्टम्स जो असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स होते हैं. इसी तरह डिफरेंट डेजिग्नेशंस आगे चलते रहते हैं. जी, तो कहा यह जाता है कि ग्रुप स्टडी जो है वो खासी अहमियत रखती है किसी भी किस्म की पढ़ाई में. हमारे साथ मौजूद है वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट के डिस्कशन रूम में मौजूद एक मेंबर. हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि CSS के हवाले से जो डिस्कशन की जाती है वो किस कदर अहमियत रखती है, एक. और दूसरी बात यह कि वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट जो है वो जो डिस्कशन रूम प्रोवाइड करता है, क्या वो उससे मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हैं? अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. पहले क्वेश्चन का तो जवाब मैं यकीनन हाँ में दूंगा, क्योंकि वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट शायद लाहौर का एक वाहिद इदारा है जो आपको प्रॉपर एटमॉस्फेयर देता है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन के लिए. आपको डिस्कशन के लिए ख़ास किस्म का एटमॉस्फेयर चाहिए, जिसमें आपको लाइब्रेरी के लिए असिस्टेंट्स को, बुक्स को, इंटरनेट फैसिलिटीज़ चाहिए, जो वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है. मोर ओवर जहाँ तक डिस्कशन की बात है, एज़ फार एज CSS इज़ कंसर्न, सो इट्स एन एग्ज़ाम ऑफ मल्टी परस्पेक्टिव एंड डायमेंशनल अप्रोच. एज़ फार एज अगर अकेले आदमी की थिंकिंग या अप्रोच देखें तो वो डेफिनेटली लिमिटेड है. ग्रुप स्टडी से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आने वाले अपना अपना व्यू, अपना अपना पर्सपेक्टिव, नज़रिया शेयर करते हैं, जिसकी वजह से कि मुकम्मल एक अच्छा और जामे आपके पास कंटेंट हो जाता है, जो आपको बाद में एग्ज़ाम में यूटिलाइज़ करने में आसानी होती है. जी नाजरीन, तो आपने वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट का विज़िट किया. उम्मीद करती हूँ कि आपको कैंपस बहुत अच्छा लगा होगा. इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा पेज urdupoint.com. फिल वक्त के लिए माहिर रशीद और कैमरामैन मुनीर को दीजिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.